हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग पे। तो आज लोग फिर से आरपीएफ का जो पीडीएफ है यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन पे चर्चा करने वाले हैं। जैसा आपको पता है कि आरपीएफ जो कांस्टेबल है एसआई है इसका एग्ज़ाम होने वाला है। उसके जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है जो 2019 में हुए थे उनको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और अब तक हमने कई सारे क्लासेस आरपीएफ के ले चुके हैं। तो आप उन क्लासों को देखिएगा और फिर इस क्लासों को आप वॉच करिएगा तो बेहतर समझ में आएगा। तो आज हम लोग जो ये सॉल्व करने जा रहे हैं पीडीएफ वो होगा 18/1/2019 का होगा। और शिफ्ट कौन सी होगी? तो शिफ्ट है कौन सी? सेकंड। ठीक है, शिफ्ट कौन सी है? सेकंड है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है कि यदि आपके मौलिक अधिकारों को राज्य द्वारा कलंकित किया गया है तो नागरिकों को राज्य के खिलाफ अपील करने का मूल अधिकार क्या है? समानता का अधिकार, संवैधानिक उपायों का अधिकार, अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का अधिकार या शोषण से सुरक्षा का अधिकार। तो जो इसमें आपका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यानी कि जो इसमें लिखा हुआ है संवैधानिक उपायों का अधिकार। ठीक है, ये संविधान का जो आर्टिकल है, आर्टिकल वो है आपका कौन सा? 32। कौन सा? आर्टिकल 32 है। यानी कि संविधान का जो अनुच्छेद है 32, उस 32 के तहत हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर जो राज्य सरकार द्वारा हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम आर्टिकल 32 के तहत जो आपका न्यायालय है वहाँ से अधिकारों का जो क्षतिपूर्ति हम लोग करा सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 32 के तहत शोषण से सुरक्षा का अधिकार आप देखेंगे तो ये भी एक मूल अधिकार है और ये आर्टिकल 23 और 24। ठीक है, 23 और 24 में क्या दे रखा है? इसका उल्लेख किया गया है। समानता का अधिकार की बात करेंगे तो ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये 14 से लेकर 18 तक है। कहाँ से लेकर है? 14 से लेकर 18 तक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार की बात करेंगे तो ये आर्टिकल 19 है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 19 है। ठीक है, तो इन सबको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखते क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि टेबल टेनिस ओलंपिक खेलों के रूप में किस वर्ष मान्यता दी गई थी? 1996 में, 1988 में, 1972 में या 1900 में? तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 1988। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1988 हो जाएगा। देखिए जो टेबल टेनिस की बात करते हैं तो टेबल टेनिस ये ध्यान रखेंगे कि चीन का क्या है? राष्ट्रीय खेल है। ये चीन का क्या है? आपका राष्ट्रीय खेल है। चीन का क्या है? राष्ट्रीय खेल है। ये कौन सा? टेबल टेनिस। ठीक है, अच्छा टेबल टेनिस में अगर ये देखते हैं कि इसके कुछ खिलाड़ियों का अगर नाम देखा जाए, टेबल टेनिस के खिलाड़ियों के नाम की बात की जाए तो हमारे भारत में एक फेमस टेनिस खिलाड़ी हैं टेबल टेनिस, उनका नाम है मानिका बत्रा। नाम क्या है? मानिका बत्रा। तो ये दिल्ली की हैं। ठीक है, दिल्ली की हैं, तो महिला खिलाड़ी हैं मानिका बत्रा। तो ये टेबल टेनिस की एक कह सकते हैं बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं भारत की। ठीक है, मानिका बत्रा। चलिए इसमें टेबल टेनिस में अगर सिंगल होगा तो उसमें 2 प्लेयर होंगे और डबल होगा उसमें 4 प्लेयर होंगे। प्लेयरों की बात करें तो उसमें प्लेयर कितने हो सकते हैं? 2 या 4 हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत, ब्राज़ील, रूस या चीन? तो सही आंसर इसमें क्या है आपका? तो वो हो जाएगा भारत। कौन सा हो जाएगा? भारत। अगर इसका क्रम लगाया जाए, ठीक है, अगर जो क्रम लगाया जाए तो क्रम लगाने में जो सबसे पहले नंबर पर आएगा क्षेत्रफल में वो होगा कौन सा? रूस होगा। इसके बाद में आपका कनाडा होगा। ठीक है, कनाडा होगा। ठीक है, और थर्ड नंबर भी बात करें तो थर्ड नंबर पे कई सारी पुस्तकों में कहीं अमेरिका दे रखा है, कहीं चीन दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं हम लोग। तो चीन, यूएसए, फिर कौन सा आपका है? ब्राज़ील हो गया। छठे नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। कौन सा हो गया?
ऑस्ट्रेलिया हो गया छठे नंबर पे, ठीक है, छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया हो गया। 2 4 5 6 और 7वें नंबर पे आपका कौन सा हो जाएगा, भारत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, भारत हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और इसके बाद में देखेंगे भारत के बाद में कौन 8वें नंबर पे कौन हो जाएगा, तो 8वें नंबर पे आता है अर्जेंटीना। कौन आता है, अर्जेंटीना आता है, ठीक है। कौन आता है, अर्जेंटीना आता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.4%, यानी कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.4%, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान रखना है, 2.4%। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वथनांक से नीचे, ठीक है, क्वथनांक से नीचे किसी भी ताप में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को डैश डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाष्पीकरण, सवाना, संक्षेपण या समेकन, ठीक है। तो ये साइंस से संबंधित अगर देखा जाए शब्द, तो एक ही शब्द दिख रहा है, वो कौन सा आपका, वाष्पीकरण। कौन सा दिख रहा है, वाष्पीकरण दिख रहा है। अब देखिए वाष्पीकरण क्या है, वाष्पीकरण किसे कहते हैं। अगर जो कोई चीज़ क्या है आपका द्रव है, ठीक है, द्रव है और द्रव से वो कैसे कन्वर्ट हो जाए, गैस में, किस में हो जाए, गैस में, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। क्या कहेंगे, वाष्पीकरण कहेंगे। क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण बोलेंगे, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सेकंड ध्यान रखना है कि अगर जो गैस है और गैस से कन्वर्ट हो जाए किस में, द्रव में, ठीक है, द्रव में, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे संघनन। क्या है, संघनन। तो जो वर्षा होती है, वर्षा वो संघनन की प्रक्रिया से होती है। कैसे होती है, संघनन की प्रक्रिया से होती है। थर्ड नंबर आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई चीज़ क्या है, ठोस है, ठीक है, क्या है, ठोस है और ठोस से वो सीधे कन्वर्ट हो जाए किस में, गैस में, यानी कि बीच में लिक्विड वाली अवस्था आए ही नहीं, ठीक है ना, या बीच में द्रव वाली अवस्था आए ना, तो इसे कहते हैं हम लोग ऊर्ध्वपातन, ठीक है। क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन। क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन कहेंगे, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को आपको ध्यान रखना है। जबकि सवाना तो ये घास का मैदान है। सवाना क्या है, ये सवाना देखेंगे तो ये अफ्रीका में घास का मैदान है। ये क्या है, अफ्रीका में ये क्या है, घास का मैदान। ये अफ्रीका में क्या है, तो घास का मैदान है। कैसा घास का मैदान है, तो ये है उष्ण घास का मैदान, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू। तो देखिए इसमें जो सही आंसर है आपका वो है जवाहरलाल नेहरू, यानी कि JL नेहरू, ठीक है। ये अधिवेशन कब हुआ था, तो ये अधिवेशन हुआ था 1929 में। और कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था रावी नदी तट पर हुआ था। कहाँ हुआ था, रावी नदी तट पे हुआ था। इसी अधिवेशन में क्या हुआ था कि 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया गया था, स्वतंत्रता या स्वाधीनता दिवस, ठीक है। क्या मनाया गया, स्वाधीनता दिवस मनाया गया, ठीक है। क्या मनाया गया, स्वाधीनता दिवस मनाया गया था इसी दिन, ठीक है ना, इसी दिन। उसके अलावा इसी अधिवेशन में, ठीक है, इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया। पूर्ण स्वराज का क्या रखा गया था, लक्ष्य रखा गया था, ठीक है।
इधर पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। उसके अलावा देखिए यहाँ पे सरोजिनी नायडू की अगर हम लोग बात करते हैं तो सरोजिनी नायडू के बारे में बता सकते हैं कि ये प्रथम भारतीय महिला इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या रही, ये अध्यक्ष रही। कब? तो 1925 में। किस अधिवेशन में? कानपुर अधिवेशन में थी, ठीक है। इसके अलावा महात्मा गांधी की बात करते हैं तो ये भी 1924 में। बेलगांव अधिवेशन में इन्होंने क्या की थी? अध्यक्षता की थी। क्या की थी? अध्यक्षता की थी, पहली बार की थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। बेलगांव कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटक में पड़ता है। ये जगह पूछता है तो ये कहाँ पे है? कर्नाटक में, ठीक है। कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक में, ठीक है। बाकी मोतीलाल नेहरू की बात करें तो इन्होंने ही 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। नेहरू रिपोर्ट तैयार किया था, ठीक है। ये चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा मिलती है? सबसे लंबी? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है। तो सही आंसर इसका कौन सा है? तो बताएंगे गुजरात। कौन सा है? गुजरात। यहाँ पे आप समझेंगे कि भारत में कुल तटीय सीमा की लंबाई क्या है? भारत में कुल तटीय सीमा लंबाई की बात करते हैं तो ये है 7516.6 किलोमीटर, लगभग 7517 किलोमीटर हम लोग मानते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखेंगे। और कुल कितने राज्य हैं? तो 9 राज्य भारत में क्या है? तटीय हैं या समुद्र से उनकी क्या लगती है? सीमा लगती है, ठीक है। समुद्र से सीमा लगती है। तो सबसे लंबी किसकी है? गुजरात की, ठीक है। और सबसे कम की बात करेगा तो वो कौन सा होगा? गोवा होगा। कौन सा होगा? तो गोवा हो जाएगा। सबसे कम की बात करेगा तो वो गोवा हो जाएगा, ठीक है। यही भी ध्यान रखिएगा कि हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर केरल के तट को क्या कहते हैं? ध्यान रखेंगे। तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं? और उड़ीसा के तट को क्या कहते हैं? तो ये जो 4 तट है ना, इनका थोड़ा नाम आपको ध्यान रखना चाहिए, यूनिक है, ठीक है ना। इसलिए देखिए, केरल के तट को हम लोग कहते हैं मालाबार तट कहते हैं। तमिलनाडु वाले को हम लोग कहते हैं कोरोमंडल कहते हैं। आंध्र वाले प्रदेश को उत्तरी सरकार कहते हैं। उड़ीसा वाले को उत्कल कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? उत्कल कहते हैं, ठीक है। तो इनको सबको आपको ध्यान रखना है। बाकी विश्व में सबसे लंबी तटरेखा किसकी अगर यह जाए, विश्व में सबसे लंबी किसकी है? तो वो है कनाडा। कौन सी है? तो वह कनाडा। तो पूरे विश्व में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? तो कनाडा की है। चलिए अगला देखिएगा। निम्न में से किसने माउंट आबू पर, ठीक है ना, माउंट आबू पर जैन मंदिर का निर्माण किया है? विमल शाह, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बहमन शाह, ठीक है।
तो इसमें सही आंसर क्या है, वो है आपका विमल शाह। ठीक है, तो विमल शाह ने क्या किया था कि लगभग 1031, ठीक है, ईस्वी में, ठीक है, जैन धर्म के जो प्रवर्तक हैं, प्रवर्तक ऋषभदेव, तो कौन है, ऋषभदेव, ऋषभदेव या फिर को आदिनाथ भी कहते हैं, आदिनाथ को समर्पित है ये, जो मंदिर जो भी बना है यहाँ पे वो आदिनाथ का क्या है, समर्पित है। वैसे इसे हम लोग दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहते हैं। ठीक है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ठीक है, तो ये दिलवाड़ा का क्या है, माउंट आबू पे क्या है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ठीक है, तो माउंट आबू पर क्या है, तो यहाँ पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। दिलवाड़ा का क्या है, जैन मंदिर है। ठीक है, तो इसके साथ में और देखो थोड़े जैन की बात करते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, ये वास्तविक बोला है। ठीक है, तो अगर ये वास्तविक बोला है तो फिर महावीर स्वामी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के 23वें और अंतिम क्या थे, तीर्थंकर थे। 23वें और अंतिम क्या थे, तीर्थंकर ये थे। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना। जबकि जैन धर्म के संस्थापक या प्रवर्तक कौन है, ऋषभदेव या आदिनाथ हैं, लेकिन वास्तविक पूछ लेगा वास्तविक संस्थापक कौन है इसके, तो महावीर स्वामी हो जाएंगे। ठीक है, महावीर स्वामी हो जाएंगे। अगला देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु योग्यता क्या है, 30 वर्ष, 25 वर्ष, 40 वर्ष या 35 वर्ष। तो भाई अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। और आयु योग्यता संविधान के किस उल्लेख में है, अगर आयु योग्यता की बात करते हैं राष्ट्रपति के लिए आयु योग्यता, तो ये इसका उल्लेख किस में है, तो वो अनुच्छेद आपका हो जाएगा कौन सा, तो 58। कौन सा हो जाएगा, 58 हो जाएगा। ठीक है, 58 में क्या है, राष्ट्रपति की आयु संबंधी योग्यता का क्या है, वर्णन है, यह उसमें बताया गया है कि क्या होना चाहिए। ठीक है, बाकी ये सकते हैं कि जो आपका अनुच्छेद 72 है, इसमें राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। बाकी जो अनुच्छेद आपका 61 है, इसमें महाभियोग की बात की गई, महाभियोग। ठीक है, क्या की गई है, महाअभियोग की बात की गई है। आर्टिकल कौन सा, तो 61। ठीक है ना, तो ध्यान रखिए राष्ट्रपति के संदर्भ में। ठीक है, राष्ट्रपति के संदर्भ में ये दाता था। चलिए अगला देखते हैं भाई क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा संगठन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से भोजन खरीदता है। ठीक है, ये क्या है, ये किसानों से भोजन खरीदेगा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। क्या भारतीय खाद्य निगम है, क्या निःशुल्क बाजार है, क्या APSC मार्केट है, क्या किसान सहकारी समिति है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर आपका होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो भारतीय खाद्य निगम। ठीक है ना, भारतीय खाद्य निगम। इसकी स्थापना कब होती है, 1964 में, और कहाँ होती है, तो नई दिल्ली में इसका क्या है, मुख्यालय है। क्या है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। तो ये किसानों से खरीदती है। ठीक है, तो ये किसानों से ये खरीदती है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका।
अगला क्वेश्चन है कि भारत की संसद डैश डैश में शामिल है, ठीक है। यानी जो भारतीय संसद है, यानी कि जो इंडियन पार्लियामेंट है, उनमें किन किन को मिलाकर बनता है? लोकसभा, राज्यसभा, केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा, लोकसभा, भारत की राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ये आपका फोर्थ सही है, ठीक है, फोर्थ सही है। यानी कि लोकसभा, भारत की राज्यसभा और राष्ट्रपति, इनको मिला के क्या बनता है? संसद बनता है, ठीक है। और संसद का उल्लेख किस में किया गया, किस आर्टिकल में? संसद का उल्लेख जो किया गया है, ये किया गया 79 यानी कि 79 में, ठीक है। लोकसभा की बात करेंगे, इसका उल्लेख किस में है? लोकसभा के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो इसका आर्टिकल हो जाएगा आपका 80, सॉरी क्या हो जाएगा? 81। क्या है आपका? 81। और जो राज्यसभा है, राज्यसभा, इसके लिए कौन है आर्टिकल? तो 80 है। कौन है? 80 है, ठीक है। तो ये संसद इन लोगों से मिलके बनती है, ठीक है। संसद इन लोगों से मिलके बनती है। तो लोकसभा के कह सकते हैं कि प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे, ठीक है। लोकसभा के प्रथम जो अध्यक्ष हैं, प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे तो ये हो जाएंगे गणेश वासुदेव मालवंकर या फिर जी.वी. मालवंकर। क्या हो जाएंगे? जी.वी. मालवंकर, ठीक है। और इसकी पहली बैठक की बात करते हैं तो कब होता है? तो 13 मई 1952 को। कब होगा? 13 मई 1952 की इसकी पहली बैठक होती है, किसकी? लोकसभा की, ठीक है। और पहले उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो अनंत अयंगर सैनम। लोकसभा के, ध्यान रखिएगा, लोकसभा के फर्स्ट उपाध्यक्ष कौन है? फर्स्ट उपाध्यक्ष पूछ लेता है आपसे अगर, उपाध्यक्ष पूछता है तो आपको बताना है अनंत सैनम अयंगर। कौन है? ये है। और राज्यसभा के पहले सभापति कौन होंगे? इसके पहले सभापति कौन होंगे? तो वो होंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन होंगे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्योंकि यही पहले क्या थे? यही पहले आपके उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। यही पहले क्या थे? उपराष्ट्रपति थे पहले, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, अगला देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन का है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1947 में, 1935 में, 1966 में या 1950 में? तो इसका देखो सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर आपका है 1966। कौन सा है? 1966। तो ये ध्यान रखिए, दिल्ली उच्च न्यायालय में जिस समय स्थापना हुआ था उसमें कितने न्यायाधीश थे? 4 न्यायाधीश थे जिस समय इसकी स्थापना हुआ था। न्यायाधीश कितने थे? तो 4 न्यायाधीश थे जिस समय क्या हुआ था? इसकी स्थापना हुआ था। न्यायाधीश कब? स्थापना के समय। स्थापना के समय कितने? तो 4 थे, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे ऐसे उच्च न्यायालय हैं ना, बहुत सारे ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनका खुद का नहीं है। जब आप देखेंगे 28 राज्य हैं, कितने? 28 राज्य हैं, लेकिन 28 राज्यों में, ठीक है, 28 राज्यों में केवल 25 राज्यों का अपना खुद का क्या है? हाई कोर्ट है। बाकी के अगर देखा जाए तो उनका खुद का हाई कोर्ट नहीं है, ठीक है। तो जो हाई कोर्ट है इसका उल्लेख किस में किया गया? जो हाई कोर्ट है इसका आर्टिकल कौन सा है? तो इनका आर्टिकल है 214। 214 में उच्च न्यायालय की क्या की रखी है? व्याख्या की गई है कि प्रत्येक राज्य का क्या होगा? अपना एक हाई कोर्ट होगा। या फिर ये भी हो सकता है कि एक हाई कोर्ट, 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट का न्यायालय रह सकता है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, देखिए यहाँ पे अगर सवाल ये पूछा जाए कि लक्षद्वीप का हाई कोर्ट कहाँ लगता है? लक्षद्वीप
का हाई कोर्ट कहाँ लगता है? तो बताएंगे एर्नाकुलम हाई कोर्ट। एर्नाकुलम हाई कोर्ट। एर्नाकुलम हाई कोर्ट किसका हाई कोर्ट है? तो ये केरल का है। किसका है? केरल का है। ठीक है। वैसे देखेंगे कि अंडमान एंड निकोबार का हाई कोर्ट कहाँ लगता है? तो बताएंगे ये लगता है कोलकाता में। कहाँ लगता है? कोलकाता में लगता है। इसके अलावा पुदुचेरी की बात करेंगे। पुदुचेरी का हाई कोर्ट कहाँ लगेगा? तो कहेंगे ये तो मद्रास हाई कोर्ट में लगता है इसका। ठीक है। वैसे ही देखेंगे दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली, दमन एवं दीव, इसका कहाँ लगता है? तो ये लगता है मुंबई हाई कोर्ट में लगता है। कहाँ लगता है? मुंबई हाई कोर्ट में लगता है। ठीक है। तो इनका ध्यान रखिएगा किसका हाई कोर्ट कहाँ लगता है। ठीक है। चलिए वैसे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2003 की वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून डैश डैश के बारे में है। बीमा, आरबीआई पॉलिसी, मनी पॉलिसी, वित्तीय सुधार और व्यय नीतियाँ। ठीक है ना। तो ये इसके लिए क्या सही आंसर है? तो ये सही है वित्तीय सुधार और व्यय नीतियाँ। ठीक है। इसके संबंध में ध्यान रखेंगे। आगे जो अगला देखते हैं क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में लिंगानुपात कितना है? प्रति 1000 पुरुषों पे 1000 महिलाएं, प्रति 1000 पुरुषों में से 900 महिलाएं, 1000 पुरुषों के तहत 980 महिलाएं, 1000 पुरुषों के 100 पुरुष। ठीक है। तो देखिएगा इसका जो सही आंसर है ना आपका, वो ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है। यानी कि 1000 पुरुष पे 933 महिलाएं जो होती हैं, 43 महिलाएं। ठीक है। 947 महिलाएं कितनी होंगी? 1000 पुरुषों। तो ये भारत का क्या लिंगानुपात है कि 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं? 943 है। ठीक है। ये राष्ट्रीय लिंगानुपात है। क्या राष्ट्रीय लिंगानुपात? लिंग सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है? तो सर्वाधिक किस में है? तो वो है केरल में। कहाँ है? केरल में। फिर कहाँ पे है? फिर है तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और फिर कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो देखेंगे 1084 केरल में है, 996 देखेंगे तो तमिलनाडु में, 996 तमिलनाडु में हो जाता है। ठीक है। तो केरल में सबसे ज़्यादा है। ठीक है। केरल में क्या सबसे ज़्यादा कितना? 1084 है। ठीक है। 1084 है। और आप देखिए यूपी की बात करेंगे, अगर यूपी स्पेशल देखेंगे तो यूपी में ये है आपका 912। ठीक है। 912 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों में। और सबसे अधिक कहाँ पे होगा? तो जौनपुर जिला होगा यूपी का। अब देखिए अगला है कि एनवेरिक इन द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। तो देखो ये पुस्तक इस नाम से जाना जाता है, वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी है? पॉल सैमुएल्सन ने, एडम स्मिथ ने, अल्फ्रेड मार्शल ने या जे.एम. क्रेन्स ने? तो इसका सही क्या है? एडम स्मिथ ने। तो एडम स्मिथ ने ये पुस्तक कब प्रकाशित किया था? तो 1776 में ये पुस्तक क्या हुई थी? प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1776 में पुस्तक प्रकाशित हुई थी। और एडम स्मिथ को हम लोग क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र का जनक मानते हैं। क्या? अर्थशास्त्र का क्या मानते हैं? जनक मानते हैं। ठीक है। किसको? एडम स्मिथ को मानते हैं। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को ऋण प्रदान करता है उसे बदलकर यह धन को प्रभावित कर सकता है, इस दर को क्या कहते हैं? तो इस दर को हम लोग कहेंगे क्या? बैंक दर। क्या बोलेंगे? बैंक दर। यानी कि जैसे आपने देखा कि ये क्या आपकी आरबीआई है, तो आरबीआई को हम लोग क्या कहते हैं? बैंकों का बैंक कहते हैं। और ये हमारा क्या? केंद्रीय बैंक है। ठीक है। ये क्या? केंद्रीय बैंक है। अब देखेंगे कि जो अन्य बैंकें हैं, चाहे आपकी वो कह सकते हो एसबीआई है, एचडीएफसी है, एक्सिस बैंक है। कौन सी? एक्सिस बैंक है। ठीक है ना। तो जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों, यानी कि ये बैंक आरबीआई जो है ये जिस रेट पर इन बैंकों क्या देगी? लोन देगी।
उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम बोलेंगे बैंक दर। क्या बोलेंगे, बैंक दर बोलेंगे, ठीक है। चेचक का टीका किसने विकसित किया था, रॉबर्ट कोच ने, लुई पाश्चर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एडवर्ड जेनर ने। तो सही आंसर इसमें क्या है, सही आंसर है एडवर्ड जेनर, ठीक है। तो जो अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग है, इन्होंने क्या किया था, पेनिसिलिन की खोज की थी। किसकी, पेनिसिलिन की क्या की थी, खोज की थी, ठीक है, पेनिसिलिन की खोज की थी, ठीक है। रॉबर्ट कोच की बात करें तो इन्होंने खासकर तपेदिक यानी टीबी का तपेदिक का टीका इन्होंने लगाया था। किसका, तपेदिक का टीका इन्होंने लगाया था, ठीक है। तपेदिक के टीके क्या की थी, खोज की थी, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। जो लुई पाश्चर हैं, इन्होंने दूध का जो पास्चुराइजेशन होता है, दूध का जो पास्चुराइजेशन होता है उसको इन्होंने विकसित किया था, ठीक है, या उसको खोजा था। अगला है कि पाक जलडमरू मध्य श्रीलंका को डैश डैश से अलग करता है, भारत, मलेशिया, मालदीव, इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा भारत, ठीक है। तो जो पाक जलडमरू है ये श्रीलंका और भारत के मध्य में है, ठीक है, इसको अलग करता है और मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को आपस में क्या करता है, जोड़ता है, ठीक है ना। तो ये जो पाक जलडमरू है, अगर देखेंगे पाक जलडमरू है, ये जोड़ेगा किसको, तो ये जोड़ेगा जो आपकी मन्नार की खाड़ी है, कौन सी है, तो ये है मन्नार की खाड़ी व पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी को ये क्या करता है, जोड़ता है, ठीक है, ये जोड़ता है, ठीक है। इंडोनेशिया के बारे में ध्यान रखेंगे कि ये सर्वाधिक ये क्या है, द्वीपों वाला देश है, द्वीपों वाला ये क्या है, देश है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला भी देश है, सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला भी क्या ये देश हो जाता है, ठीक है, सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1944 में इनमें से किसने गांधीवादी योजना बनाई थी, महालनोबिस, गॉडगिल, M.N. राव और श्री नारायण अग्रवाल। तो सही आंसर क्या है इसमें, श्री नारायण अग्रवाल, ठीक है, कौन है, श्री नारायण अग्रवाल। तो इन्होंने गांधीवादी योजना बनाया था, किसने, श्री नारायण अग्रवाल ने। PC महालनोबिस की बात करते हैं तो इनका जो जयंती है ना 29 जून को, जयंती इनकी जयंती 29 जून है। अब 29 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी नेशनल स्टैटिक्स डे मनाते हैं, ठीक है, कब, 29 जून को मनाते हैं, ठीक है। तो PC महालनोबिस यानी कि प्रशांत चंद्र महालनोबिस हम लोग बोलते हैं इन्हें, ठीक है। चलिए इनको ध्यान रखेंगे आप। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है, 74%, 95%, 65% या 85%। तो सही आंसर क्या है, 74%, यानी कि 74.04% कुछ कैसे गया है, लेकिन 74% इसमें ध्यान रखिएगा, ये सही होगा, ठीक है, 74% क्या होगा, ये सही हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा है, अच्छा ये ध्यान रखिएगा कि साक्षरता दर में और ये कि साक्षरता में कितने उम्र के बच्चों को शामिल किया जाता है, साक्षरता में 7 वर्ष से ऊपर
व्यक्तियों को क्या किया जाता, शामिल किया जाता है। शामिल या तो 7 वर्ष हो या 7 वर्ष से उसकी एज जो है ज़्यादा हो गई हो तो उससे क्या करेंगे, शामिल करेंगे, ठीक है ना। तो इससे शामिल करेंगे। फिर देखो सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे है, तो कहाँ पे हो जाएगा, केरल में हो जाएगा। भाई सर्वाधिक साक्षरता दर या सर्वाधिक साक्षर कौन है, तो आपका केरल हो जाएगा, है नहीं, केरल हो जाएगा। फिर इसके बाद में कौन सा है, तो मिजोरम है। कौन सा है, मिजोरम है। तो पहला तो सभी को याद रखता है, लेकिन आपको दूसरा भी ध्यान रखना है और तीसरा भी क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरा भी ध्यान रखना है, गोवा। तो पहला तो सभी को पता है कि केरल सर्वाधिक साक्षर क्या है, आपका राज्य। ठीक, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है मिजोरम और गोवा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल या खेल का प्रकार लिब्रो शब्द से जुड़ा है, ठीक है। लिब्रो शब्द से ये जुड़ा हुआ है। टेनिस, वॉलीबॉल, तीरंदाजी या बैडमिंटन, या फिर क्या हो जाएगा, बैडमिंटन। तो सही आंसर क्या है, लिब्रो शब्द का संबंध किससे है, तो वॉलीबॉल से। किससे है, तो वॉलीबॉल से है। जब देखिएगा तीरंदाजी की बात करें तो ये कहाँ का राष्ट्रीय खेल, अगर बोल दिया जाए कि राष्ट्रीय खेल कहाँ का है, तो ये राष्ट्रीय खेल की बात करेंगे तो ये कहाँ का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भूटान का। कहाँ का हो जाएगा, भूटान का हो जाएगा, ठीक है, भूटान का हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा। अगला है कि प्रोजेक्ट टाइगर डैश डैश वर्ष में शुरू किया गया था, 1980, 73, 65 या 85। तो सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा, 1973। क्या हो जाएगा, 1973 हो जाएगा। अब 1973 में ये टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया, इसीलिए हमारे देश में टाइगरों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। क्या है, ज़्यादा है। तो अगर हम बात करें कि यानी कि फर्स्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वह है जिम कॉर्बेट वाला, ठीक है। कौन सा है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड में। कब बना, 1973 में बना। कब बना, 1973 में बना, ठीक है। अब टाइगर डे आप कब मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं हम लोग 29 जुलाई को मनाते हैं। और स्टार्ट कब से किया था हमने मनाना, 2010 से, ठीक है। जो पीटर्सबर्ग जो आपका घोषणा पत्र है उससे, ठीक है। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, या टाइगर मैन किसे कहते हैं, तो कहते हैं कैलाश सांखला। कैलाश सांखला। तो ये हालांकि राजस्थान के हैं। कहाँ के, ये राजस्थान में एक ज़िला पड़ता है, कौन सा, वो पड़ता है जोधपुर, ठीक है। ये वहीं के हैं, ठीक है ना, ये वहीं के हैं। तो टाइगर के बारे में ध्यान रखेंगे। तो भारत में वर्तमान में यानी कि अभी जो ये आपका जून का महीना चल रहा है, जून 2024 चल रहा है, तो अभी टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है, तो वह है 54। कितनी है, 54। सबसे अधिक टाइगर कहाँ पाए जाएंगे, एमपी में। कहाँ, एमपी में। इसे टाइगर स्टेट हम लोग कहते ही कहते हैं। टाइगर क्या बोलते हैं, स्टेट कहते हैं। क्या बोलते हैं, टाइगर स्टेट हम लोग कहते हैं। अगर देखिएगा बंगाल का विभाजन कब हुआ, 1904 में, 1905 में, 1906 में, 1903 में। तो बंगाल विभाजन कब हो रहा है, 1905 में हो रहा है। कब हो रहा है, 1905 में। और इस समय 1905 में गवर्नर कौन है, यानी कि भारत का गवर्नर जनरल कौन है, तो उसका नाम है लॉर्ड कर्जन। नाम क्या है, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने ही क्या कहते हैं, बंगाल का विभाजन किया था, ठीक है। बंगाल का विभाजन किया था, ठीक है। कब विभाजन हुआ, तो 16 अक्टूबर 1905, ठीक है। 16 अक्टूबर 1905। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु संरचना की संरचना पर काम के लिए 1922 में किसको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था, ठीक है।
किसको नहीं दिया गया था? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, नील बोर या जे थॉमसन। तो इसके लिए आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपने देखा रदरफोर्ड, ठीक है ना, बाकी ये आप जे थॉमसन, चैडविक, ये तो लोग आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ये मिल जाएंगे। और इसमें सही आंसर जो होगा वो नील बोर होगा, ठीक है ना। कौन होगा? नील बोर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, आप देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा है? एडसेट, इनसैट, आर्यभट्ट या कल्पना। तो ये तो लगभग सभी को पता है, वो कौन सा है? तो आर्यभट्ट। कौन सा? आर्यभट्ट। लेकिन इसका सवाल पूछता है ये मतलब कब ये लॉन्च किया गया, ठीक है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी है। तो ये लॉन्च करने की जब बात चलेगी तो ये 19 अप्रैल 1975 से, ठीक है ना। कब लॉन्च हुआ ये? 19 अप्रैल कब? 1975, ठीक है। और ये कहाँ से लॉन्च किया गया? तो सोवियत संघ यानी रूस से, सोवियत संघ से लॉन्च किया गया। तो वहाँ पे एक जगह पड़ता है ना, वैंकाउर, ठीक है, वैंकाउर, ठीक है, वहाँ से लॉन्च किया गया था, ठीक है, आर्यभट्ट। तो आप जानते हो आर्यभट्ट क्यों क्या थे? तो आर्यभट्ट ये कहाँ के थे? तो आर्यभट्ट ये बिहार से थे। कहाँ से? बिहार से थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, आर्यभट्टयम, आर्यभट्टयम लिखी थी, ठीक है। चलो क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मैस्कुलोस्केलेटल सतह से जुड़ा हुआ है? कलकानु, रोमांच नाभिक या राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स। तो वैसे इससे का सही आंसर क्या आपका है? राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स, ठीक, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, राइबोसोम्स के बारे में आपने पढ़ा होगा साइंस में। इनमें से किसके द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया गया था? सी राजगोपालाचारी, मोतीलाल नेहरू, एच चिदम्बरम, सरोजिनी नायडू। तो सही आंसर क्या आपका? सी राजगोपालाचारी। कौन है? सी राजगोपालाचारी। तो इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इन्होंने भी कह सकते हैं नमक आंदोलन शुरू किया था। इन्होंने यात्रा किया था, कहाँ से कहाँ किया था? तो तिरुचिरापल्ली से लेकर तंजौर तक किया था। कहाँ से किया था? तो तिरुचिरापल्ली से तंजौर तक। क्योंकि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कब हो रहा है? तो ये शुरू हो रहा है कब? 1930 में। कब है? 1930 में शुरू हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया था कि कहाँ से? तो तिरुचिरापल्ली से कहाँ? तो तंजावुर तक, तंजावुर तक शुरू किया था इन्होंने, यात्रा शुरू किया था। सी राजगोपालाचारी के बारे में बताएंगे तो ये क्या थे? प्रथम व अंतिम, प्रथम व अंतिम, ये क्या थे? भारतीय, प्रथम और अंतिम ये क्या थे? भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। तो ये प्रथम थे और अंतिम थे, इनके बाद में कोई अन्य नहीं बना। गवर्नर जनरल का पद ही क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। और सी राजगोपालाचारी की बात करेंगे तो ये गांधी जी के भाई क्या थे? समधी थे, ठीक है, गांधी जी के ये क्या थे? समधी थे। तो यानी गांधी जी के पुत्र और उनकी पुत्री का क्या हुआ था? विवाह हुआ था। तो ये भी ध्यान रखेंगे। मान लो पूछ लिया, जब सवाल ये पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने कब लंगोटी पहनना शुरू किया, तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे। किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को, जापान को, दक्षिण कोरिया को। तो इसमें सही आंसर आपका क्या होगा? सही आंसर तो है क्या आपका? जापान, ठीक है ना। इसे राजकुमारों का भी देश कहते हैं। क्या बोलते हैं? राजकुमारों का देश कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग निप्पन भी कहते हैं, निप्पन देश भी कहते हैं, ठीक है, ये सब नाम देते हैं। अब देखो जो जापान है, जापान, तो ये क्या है? ये कितने? तो 4 द्वीपों को मिलाकर या 4 द्वीपों पे बसा है,
4 द्वीपों पर ये बसा हुआ है। कौन कौन से द्वीप हैं? एक का नाम है होक्काइडो, नाम क्या है? होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। क्या नाम है? क्यूशू। ठीक है, क्या नाम है? क्यूशू। ठीक है, क्यूशू। तो होन्शु द्वीप पर ही जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो हो। और इन चारों में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु द्वीप ही है। कौन सा है? होन्शु द्वीप ही है। ठीक है ना। और जापान की बात करेंगे, जो मुद्रा है, मुद्रा, उसका नाम क्या है? एन। क्या नाम है? एन। न्यूजीलैंड को हम लोग कहते हैं दक्षिण का ब्रिटेन। क्या बोलते हैं? दक्षिण का, इसे कहते हैं ब्रिटेन। क्या बोलेंगे? ब्रिटेन। राजधानी क्या है इसकी? वेलिंगटन। वेलिंगटन। और यहाँ पे राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कीवी। क्या है? कीवी पक्षी कहाँ का है? तो न्यूजीलैंड का। कहाँ का है? न्यूजीलैंड का। ठीक है। बाकी ऑस्ट्रेलिया को तो हम लोग कहते हैं प्यासी भूमि का देश। क्या कहते हैं? प्यासी भूमि का देश कहते ही कहते हैं। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन आपका है कि भारत की सीमा किन किन देशों से लगी है? किन किन देशों से लगी है? 4 ऑप्शन है, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, अजरबैजान। तो लगी तो केवल किससे है? लगी तो केवल अफगानिस्तान से। वो भी कितनी लगी है? तो 106 किलोमीटर। कितनी लगी है? 106 किलोमीटर। लेकिन ये सीमा डायरेक्ट भारत से नहीं लगी है। जो पीओके क्षेत्र है, जो पाकिस्तान के कब्जे में है, वो वाला क्षेत्र अफगानिस्तान से लगा हुआ है, तो डायरेक्ट नहीं लगा है। ठीक है। चलिए, इनकी अगर राजधानी की बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ की अगर राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी क्या है? काबुल। राजधानी क्या है? काबुल। और काबुल नदी के किनारे ही ये काबुल शहर भी है। ठीक है। अजरबैजान की राजधानी क्या है? तो कहेंगे ये है बाकू। तो ये जो पश्चिमी एशिया है ना, पश्चिमी एशिया, तो पश्चिमी एशिया देश का ये क्या है? ये एक देश है, पश्चिमी एशिया का ये देश है। कौन सा? अजरबैजान, बाकू। अब देखो, तजाकिस्तान की बात करते हैं। ठीक है, तजाकिस्तान, तो तीसरे तजाकिस्तान दुशांबे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुशांबे इसकी क्या हो जाएगी? राजधानी हो जाएगा। ठीक है, दुशांबे। तुर्कमेनिस्तान का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अस्गाबाद। क्या हो जाएगा? अस्गाबाद हो जाएगा। ठीक है ना। और उज्बेकिस्तान की क्या हो जाएगी? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? तो बताएंगे ताशकंद। क्या हो जाएगा? ताशकंद। ये हो जाएगा, ताशकंद हो जाएगा। ठीक है ना, ताशकंद हो जाएगा। ठीक है। और किर्गिस्तान की राजधानी पूछ रहा है, किर्गिस्तान, ऐसा होगा किर्गिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा बिश्केक। क्या हो जाएगा? बिश्केक। क्या हो जाएगा? बिश्केक। तो ये देखेंगे 5 देश ना, 5 देशों को मिलाकर मध्य एशिया बनता है। 5 देशों को मिलाकर क्या बनेगा? मध्य एशिया बनेगा, जिसमें तुर्कमेनिस्तान भी होगा, तजाकिस्तान होगा। ठीक है। इसके अलावा उज्बेकिस्तान होगा, किर्गिस्तान होगा। ठीक है ना, और अफगानिस्तान। ऐसे कुल मिला के मध्य एशिया के देश बन जाते हैं। ठीक है। चलिए फिर अगला देखिए क्वेश्चन। आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकाल की व्याख्या करता है? राज्य स्तर पर आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, आर्थिक आपातकाल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है इसका? राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करेंगे तो इसका जो भाग है, राष्ट्रीय आपात किस भाग के अंतर्गत लगता है? 18। और जो अनुच्छेद आपको मिलेगा, ये मिलेगा 352 से लेकर 360। 352 से लेकर 360। तो आपातकाल आपने देखा 3 प्रकार के लगते हैं। ठीक है ना। इसमें कौन कौन सा? तो 300
52 के तहत कौन सा लगेगा? राष्ट्रीय आपात। कौन सा लगेगा? राष्ट्रीय आपात लगेगा। 356 के अंतर्गत कौन सा? राष्ट्रपति शासन लगेगा। कौन सा? राष्ट्रपति शासन लगेगा। और 360 में वित्तीय आपात यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगा। क्या लगेगा? फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगा। ठीक है। और ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल जो 359 है, ठीक है, 359, आर्टिकल 359 के अंतर्गत, ठीक है, 20 व 21 अनुच्छेद को राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकता है। भंग नहीं कर सकता है। तो सभी अनुच्छेद भंग हो सकते हैं लेकिन 20 और 21 नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की घटनाओं को डैश डैश में दिया गया है। बौद्ध त्रिरत्न, जातक कथा या पिता। तो इसका सही आंसर क्या है? आपका है जातक कथाएं। तो जातक कथाओं में जो गौतम बुद्ध के जीवन से पूर्व की घटनाएं हैं उसका क्या है? उल्लेख इसमें। ठीक है, जातक कथाओं में क्या है? गौतम बुद्ध की घटनाओं का उल्लेख है। ठीक है, बाकी एक रचना हो, एक है कौन सा? आगम की बात करते हैं। आगम, अगर कथाएं पूछ ले, कथा, तो इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है जैन धर्म से। किससे संबंध है? जैन धर्म से। यह को ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि डैश 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 तारों में प्लाज्मा चरण के गठन का कारण है। ठीक है, यानी तारों में जब प्लाज्मा स्टेज बनता है, गठन होता है, तो उसका क्या कारण है? बहुत कम तापमान, बहुत अधिक तापमान, उच्च गुरुत्वाकर्षण या सूर्य दूरी। तो देखो जब भी तारों में क्या हो कि प्लाज्मा स्टेज आ जाए, ये मतलब कह सकती अवस्था का क्या एक स्टेज है। ठीक है, जैसे ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है, वैसे प्लाज्मा भी एक क्या अवस्था है। तो अगर प्लाज्मा अवस्था में आ जाए तो फिर हम लोग क्या कहेंगे? तो उसमें बहुत अधिक तापमान होगा। ठीक है, बहुत अधिक तापमान होगा। एक आपने सुना होगा न्यूट्रॉन तारा। ठीक है, तो न्यूट्रॉन तारा बहुत तेज़ी के साथ ये घूमते हैं। ठीक है, इनमें जो घूमने की गति होती है ना, बहुत तेज होती है, इसलिए हम लोग इसे पल्सर तारा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पल्सर तारा भी कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन तारा। ठीक है, तो इसकी गति जो है, इसकी जो गति होती है ये काफ़ी क्या होती है? तेज होती है। ठीक है, काफ़ी गति तेज होती है। इसके आप देखेंगे ध्रुव तारा की बात करेंगे तो ध्रुव तारा जो है ये सदैव, ध्रुव तारा जो है ये सदैव उत्तरी ध्रुव पर चमकता है। उत्तरी ध्रुव पर चमकता है। उत्तरी ध्रुव पर ही चमकता है ध्रुव तारा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखिएगा तारों के संदर्भ में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस अनुच्छेद के तहत सूचना का अधिकार अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने के राष्ट्रीय स्पष्टीकरण प्राप्त करता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 18। तो देखिए जो सूचना का अधिकार है और अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने के लिए स्पष्टीकरण, तो ये आर्टिकल किस में है? तो ये आर्टिकल 22 है। ठीक है, कौन सा? ये आर्टिकल 22 है। अब देखो यहाँ पे जो आर्टिकल 23 है, इसमें खासकर दे रखा है बलात्श्रम। क्या है? बलात्श्रम, मानव से दुर्व्यवहार अगर किया जाता है तो वो उसका अधिकार होगा कि वो उस चीज़ से बचे और न्यायालय के शरण में जाए ताकि उसका शोषण ना हो। ठीक है ना, शोषण ना हो। बाकी ये आपने तो पढ़ाई है। इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है? संवैधानिक, इसमें उपचार की बात की गई है ना, संवैधानिक उपचार।
इसमें क्या है, संवैधानिक उपचार के बारे में बात की गई, संवैधानिक उपचार। और संवैधानिक उपचार को B.R. अम्बेडकर जी ने क्या कहा है, इसे संविधान की आत्मा कहा है। क्या बोला है, तो इसे बोला है संविधान की क्या है, ये आत्मा है। तो संविधान की आत्मा अगर आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, संविधान की आत्मा आ जाए कि B.R. अम्बेडकर ने किसे कहा है, ठीक है ना, तो बताएंगे संवैधानिक उपचारों को कहा है, आर्टिकल 32 को कहा है। लेकिन वैसे संविधान की आत्मा तो जो आपकी प्रस्तावना है उसे माना जाता है, लेकिन अम्बेडकर जी अगर बात करते हैं तो ये संवैधानिक उपचार हो जाएगा, ठीक है। 18 में क्या है, 18 में दिया है उपाधियों का अंत। इसमें क्या है, उपाधियों का इसमें अंत दिया है कि आप किसी प्रकार की उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अनुच्छेद 23 बताया ना आपको, इसमें क्या है, बलात्श्रम में मानव दुर्व्यवहार है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, अबू धाबी, ताशकंद, बगदाद, अंकारा। देखिए इसमें सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ताशकंद। क्या हो जाएगा, ताशकंद हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ताशकंद होगा। क्योंकि आपने इससे पहले देखो, आपने इससे पहले यहाँ पे आपने पढ़ा है कि इसकी राजधानी ताशकंद। देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा है ना, यहाँ पे 28 पहले पे, कि यहाँ पे आप देखेंगे कि उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, तो ये ताशकंद है, ठीक है, क्या है, ताशकंद है। तो वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ताशकंद, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ताशकंद, अगर समझौता की बात करें, ताशकंद क्या है, समझौता, ये कब हुआ था, तो ताशकंद समझौता जब होने की बात आती है तो ये जनवरी 1966 में हुआ था। कब हुआ था, 66 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था ताशकंद में। तो उस समय ताशकंद 1966 में रूस का भाग हुआ करता था। किसका, रूस का भाग हुआ करता था। अभी तो ये अलग एक क्या देश बन चुका है, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ये। उसके अलावा देखेंगे ये जो अंकारा है, अंकारा, तो ये तो तुर्की, नया नाम क्या हो चुका है, तुर्की, जो देश है ना, तुर्की की राजधानी है अंकारा, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला है डैश डैश 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकर था, ठीक है। आधिकारिक शुभंकर क्या था, बारबी, ठीक है, अप्पू, बिन भिन, काका। और इसमें क्या सही आंसर क्या होगा, तो इसका देखो, जो शुभंकर जानते हैं ना, जिसे हम लोग बोलते हैं मस्कट, क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं मस्कट, ठीक है, क्या बोलते हैं, मस्कट। तो इसमें था बारबी, क्या था भाई, बारबी, क्या था, बारबी। तो प्रत्येक 4 साल बाद होता है ना, क्या था, प्रत्येक 4 साल बाद होता है। तो ये अब देखेंगे, तो 2018 वाला था, इसका आयोजन हालांकि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कहाँ हुआ था, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और 18 तो 4 साल बाद फिर होगा, तो यानी कि 2022 में ये कहाँ हुआ था, तो ये बर्मिंघम में हुआ था। बर्मिंघम, बर्मिंघम कहाँ पड़ता है, तो ये इंग्लैंड में है। कहाँ पे है, इंग्लैंड में, इंग्लैंड में, ठीक है। तो बर्मिंघम पैलेस सुना होगा हमने, क्या सुना है, बर्मिंघम पैलेस सुना है। तो ये बर्मिंघम जो पैलेस है, वहाँ के जो राजा हुआ करते थे, उनका क्या है, ये निवास स्थान माना जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, राष्ट्रमंडल। अगला है, भारत का परमाणु परीक्षण कोड क्या था, ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन फोर्स, लाफिंग बुद्धा, परमाणु। तो सही आंसर क्या है, लाफिंग बुद्धा। क्या था, लाफिंग बुद्धा, यानी कि हंसते हुए बुद्धा, यानी कि इसका था। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो किया गया था, ये कब किया गया था, तो ये 1974 में किया गया था ना, पोखरण में। कब किया गया था, ये पोखरण में किया गया था, कब, 1974 में। और कब, तो 18 मई, ठीक है ना, कब किया गया था। तो परमाणु परीक्षण जो है, जो ये फर्स्ट वाला है, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था
18 मई को हुआ था। कब? 1974 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ? पोखरण में हुआ था, राजस्थान में। ठीक है। अगला सवाल है कि यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के डैश की अवधि के लिए उपस्थित है तो सदन द्वारा सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है। 60 दिन, 120 दिन, 90 दिन या 30 दिन। तो सही आंसर क्या है इसका? 60 दिन। ठीक है, क्या है? 60 दिन। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि चाहे वो संसद हो और चाहे वो विधान सभा हो, ठीक है ना, या विधानमंडल हो, वहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति अगर उस सदन का अगर जो 60 दिन तक सदस्य नहीं रहता है तो फिर वो लोग 60 दिन तक वो कोई मंत्री का पद धारण कर सकता है, चाहे मुख्यमंत्री भी बन सकता है या प्रधानमंत्री भी बन सकता है। लेकिन 60 दिन के अंदर क्या है? 60 दिन के अंदर उसे क्या करना पड़ेगा? उस सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। उस सदन की क्या लेनी पड़ेगी? सदस्यता लेनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अमरावती शैली की वास्तुकला किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश से। ठीक है ना। अमरावती, देखो अमरावती आप देखेंगे तो अभी हाल ही फिलहाल में आपने सुना है कि जो आंध्र प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं चंद्रबाबू नायडू, तो उन्होंने क्या किया है कि अपनी राजधानी घोषित कर दिया है और क्या बनाएंगे? वो अमरावती ही बनाएंगे। इससे पहले विशाखापट्टनम प्रस्तावित था, लेकिन विशाखापट्टनम से अब क्या हो जाएगा? अमरावती हो जाएगा। ठीक है। और अमरावती जो है ना एक नदी भी है, और किसकी? कावेरी की क्या है? एक सहायक नदी भी है। ठीक है, कावेरी की क्या है? एक कावेरी की क्या है? सहायक नदी भी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। तो आंध्र प्रदेश से अगर सवाल थोड़ा बना सकते हैं तो आंध्र प्रदेश में देखिएगा, यहाँ पर कलमकारी, कौन सा? कलमकारी चित्रकला बड़ी फेमस है। कलमकारी चित्रकला प्रसिद्ध है, यही का, कहाँ का? तो आंध्र प्रदेश का फेमस है। ठीक है, यहाँ का फेमस है। उसके अलावा महाराष्ट्र में देखेंगे तो महाराष्ट्र में वरली चित्रकला बड़ी फेमस है। वरली चित्रकला फेमस है। यहाँ पे आप देखेंगे तो तमाशा, ठीक है, तमाशा, ठीक है, लोक नृत्य फेमस है यहाँ का, लोक नृत्य। हालांकि इसके अलावा यहाँ पे जो लावड़ी है, लावड़ी लोक नृत्य, ये भी बड़ी फेमस है। ठीक है, लावड़ी भी लोक नृत्य फेमस है, लावड़ी भी लोक नृत्य फेमस है। कर्नाटक की बात करेंगे तो कर्नाटक में ध्यान रखना, यहाँ पे एक मंदिर है विरूपाक्ष। ठीक है, विरूपाक्ष यहाँ पे एक मंदिर है। ठीक है, कर्नाटक में विरूपाक्ष मंदिर है। कहाँ पर? तो हम्पी में। ठीक है, हम्पी में। और किस नदी किनारे? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे। अब देखो गुजरात में भी देखेंगे, गुजरात में तो यहाँ पे भी कई सारे मंदिर हैं। यहाँ पे देखेंगे गुजरात में एक क्या है? मोढेरा का सूर्य मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर यहीं पे है, मोढेरा का सूर्य मंदिर। ठीक है, यहाँ मिल जाएगा गुजरात में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं भाई क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी को दुख की नदी के रूप में जाना जाता है? ठीक है, किसके? दुख के रूप में जाना? हुगली, तीस्ता, बराक, दामोदर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वैसी कोई नदी है नहीं जिसे शोक कहते हैं। इसमें से एक नदी है, कौन सी? दामोदर। इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे कहते हैं पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। तो बस इसी आधार पर हम लोग मान सकते हैं कि भाई यही नदी होगी जिसे दुख की नदी कहते हैं। ठीक है, दुख की नदी कहते हैं। तो दामोदर नदी ध्यान रखिएगा कि ये हुगली की सहायक है। किसकी सहायक है? हुगली की क्या है? सहायक है। और ये नदी दो राज्यों में बहती है। एक तो जहाँ से निकलती है, झारखंड से निकलती है, और झारखंड से फिर ये पश्चिम बंगाल में जाती है, और पश्चिम बंगाल में किससे जाके मिल जाती है? तो पश्चिम बंगाल में जाकर ये हुगली से मिल जाती है। तो ये दो राज्यों में इसका क्या प्रवाह है? दामोदर नदी का। ठीक है,
तो दामोदर नदी घाटी बड़ी फेमस है किसके लिए? कोयला भंडार के लिए। किसके लिए? कोयला भंडार के लिए बड़ी फेमस है। देखो बराक नदी जो है ये मणिपुर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मणिपुर से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। और आगे जाकर इसकी जो मुख्य धारा है, बराक नदी की मुख्य धारा क्या कहलाती है? तो कहलाती है मेघना कहलाती है। क्या कहलाती है? मेघना कहलाती है। तीस्ता नदी कहाँ की नदी है? तो ये सिक्किम में है। कहाँ पे है ये? सिक्किम के चोलामू झील से निकलती है ना। ये कहाँ से निकलती है? चोलामू झील से, झील से निकलती है। और ये ध्यान रखेंगे कि ये तीस्ता जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक है। किसकी सहायक है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक। पहले ये गंगा की सहायक हुआ करते थे, लेकिन मार्ग परिवर्तित करने के कारण ये किसकी हो गई? तो ये हो गई किसकी? तो ये हो गई गंगा की। हुगली नदी जो है इसे हम लोग विश्वासघाती नदी कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं विश्वासघाती नदी कहते हैं। ठीक है, नदी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि गंगा की ये एक दूसरी शाखा है ना, यानी ये गंगा की वितरिका है, डिस्ट्रीब्यूटरी है। गंगा की ये क्या है? वितरिका है। ठीक है, वितरिका है यानी गंगा से ही निकली हुई एक दूसरी ब्रांच है। ठीक है, तो कोलकाता शहर जो है वो हुगली नदी के क्या है? किनारे स्थित है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 39 नंबर क्वेश्चन पे। पिट्यूटरी ग्रंथि डैश डैश से जुड़ी है? ग्लूकोमा से, फेफड़े से, मस्तिष्क से, अग्न्याशय से। ठीक है, तो ये किससे जुड़ा हुआ है? तो बताएंगे मस्तिष्क से। ठीक है ना। तो ये जो पिट्यूटरी ग्रंथि है, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं मास्टर ग्रंथि। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। किसे? पिट्यूटरी ग्रंथि को। तो ये लगभग आप देखेंगे मटर के दाने के जैसा होगा और ये मस्तिष्क में स्थित होता है। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं, जो खासकर देखें जो हार्मोन्स हैं, ये क्या है? जो आपके हार्मोन्स हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो भी आपके शरीर में एंजाइम्स हैं उनको निकलने के लिए प्रेरित करता है या उसको कंट्रोल करता है। कौन? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहेंगे? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। लेकिन एक आपका हाइपोथैलेमस है, उसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, देखिएगा अगर सवाल हो तो मास्टर ग्रंथि किससे कहते हैं? तो ये तो हो गया कौन? पिट्यूटरी ग्रंथि हो गई। ठीक है, जो मस्तिष्क में पाई जाएगी। एक देखो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, ये कहते हैं इसे। क्यों कहते हैं? क्योंकि हाइपोथैलेमस किस पे कंट्रोल करता है? तो इसका कंट्रोल इस पे होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि पे क्या होता है? नियंत्रण होता है। तो इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। जबकि पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हार्मोन्स पे कंट्रोल करता है, और उस पर कंट्रोल कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस चार्ट कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया? यानी कि मोनोपोली को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो यहाँ पे देखिए किसको खत्म? तो 1813 वाले में क्या कर दिया? एकाधिकार को खत्म कर दिया। लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार बना रहा था। चाय व चीन के साथ व्यापार बना रहा, लेकिन इसको भी समाप्त कर दिया गया। किस वाले एक्ट से? 1833 वाले एक्ट से। यानी कि आपने देखा कि जो कंपनी है वो भारत में अगर देखा जाए तो जो चाय का व्यापार था उसने क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। लेकिन उसका चाय और चीन के साथ व्यापार बना रहा था। ठीक है ना। लेकिन आगे चलकर देखेंगे तो वो 1833 वाले एक्ट के माध्यम से ये भी समाप्त कर दिया। ठीक है, 33 वाले में ये तो था, 13 वाले में ये था, लेकिन 33 वाले में ये भी समाप्त कर दिया गया था। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। फिर देखिएगा अगला, निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? हंटर कमीशन को, मैकाले की मिनट्स, वुड्स डिस्पैच,
या रैली रिपोर्ट, तो वो है कौन सा, गुड डिस्पैच। तो गुड डिस्पैच किस समय आया, तो बताएंगे ये आया था 1854 में। क्या आया था, 1854 में। तो इसमें शिक्षा संबंधित बहुत सारी बातें की गई थी, ठीक है ना। तो ये देखेंगे ये कब आया था, तो आप खासकर जो लॉर्ड डलहौजी की बात, क्योंकि 1853 में जो रेलगाड़ी चली थी वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चली थी, ठीक है। तो गुड डिस्पैच कब आया, 1864 में। और जो लॉर्ड मैकाले की बात करते हैं, तो इन्होंने भी शिक्षा पे अपना जोर दिया था, और खासकर अंग्रेजी शिक्षा पे इन्होंने ज़्यादा जोर दिया था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भाला फेंक खेल से जुड़ा है, नीरज चोपड़ा, सुशील कुमार, हिमा दास, उषा रानी। तो इसमें सही आंसर क्या है, नीरज चोपड़ा। तो ये कहाँ के हैं, तो ये हरियाणा के हैं, ठीक है, हरियाणा के हैं। हरियाणा में एक जगह पड़ता है, कौन सा, पानीपत। कौन सा पड़ता है, पानीपत, ठीक है। तो यहाँ के हैं, और पानीपत को हम लोग क्या कहते हैं, बुनकरों का शहर। क्या बोलते हैं, बुनकरों का शहर कहते हैं। तो आ जाए, बुनकरों का शहर किसे कहते हैं, तो पानीपत को कहते हैं। बाकी सुशील कुमार की बात करें तो ये एक किनका संबंध, कुश्ती से, रेसलर हैं ये, ठीक है। हिमा दास की बात करें तो ये तो धावक है। क्या है, धावक है, कहाँ की, असम की, असम की। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ढिंग एक्सप्रेस। क्या बोलते हैं, ढिंग एक्सप्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ढिंग एक्सप्रेस कहते हैं। उषा रानी की बात करें तो ये भी एथलेटिक्स हैं। ये भी क्या है, एथलेटिक्स हैं। ये भी क्या है, एथलेटिक्स हैं, एथलेटिक हैं ये भी, ठीक है। तो इन सबको आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता, रद्द नहीं किया जा सकता है, 20-21 को, 22-23 को, 19-43 को, या 23-24 को। तो आपने बिल्कुल इसको आसानी से पढ़ रखा था भाई, कब, कौन सा, तो 20 और 21 को। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद इसमें कौन सा है, तो वो है 359 के तहत इनको निलंबित नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए। तो 21 में तो क्या है, जीवन का अधिकार है नहीं, क्या है आपका, जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है, जीवन जीने का अधिकार है। 20 वाले में क्या है कि गिरफ्तारी के संबंध में जो संरक्षण है वो इसमें है। चलिए अब अगला है कि सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को डैश डैश कहा जाता है, पेंटिंग, पांडुलिपि, सुलेख, डिजिटल आर्ट। तो सही आंसर क्या है इसका, सुलेख, ठीक है ना। इसका जो कह सकते हैं विकास हुआ था, या इसकी शुरुआत की बात कर सकते हैं, तो ये चाइना से हुआ था। कहाँ से हुआ था, चीन से हुआ था, ठीक है। पांडुलिपि क्या होती है, हाथ से लिखी गई प्रतियां जो होती हैं, हाथ से लिखी प्रतियां, वो होती हैं पांडुलिपि। वो क्या होती हैं, वो होती हैं पांडुलिपि होती है, ठीक है। वो क्या होती है, पांडुलिपि होती है। आगे देखिएगा, मानव आवाज़ मशीन में कितने वाद्य यंत्र हैं, मानव आवाज़ मशीन में कितने वाद्य यंत्र हैं, 2 हैं, 4 हैं, 1 है, 3 है। तो सही आंसर क्या है इसका, 2 हैं। कितने हैं आपके, 2 हैं। तो ये आपको ध्यान रखिएगा, कितने हैं, 2 हैं। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल भारतीय खेल है, क्रिकेट, जूडो, रग्बी, या खो खो। तो इसमें सही आंसर क्या है आपका, है खो खो। जो खो खो है इसकी अगर कह सकते हैं कि शुरुआत की बात करते हैं तो ये भारत से ही इसका शुरुआत हुआ था, और पूरे देश पूरे विश्व में ये फैला। तो इसकी शुरुआत होती है कहाँ से, तो वो होती है महाराष्ट्र से, ठीक है। कहाँ से होती है, महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत होती है, खासकर पुणे वाले क्षेत्र से होती है, ठीक है। और इसमें जो खिलाड़ियों की संख्या की बात करते हैं तो वो होती है कितने, 9 खिलाड़ी। कितने खिलाड़ी होते हैं, तो खो खो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 9। कितनी होती है, तो 9 होती है, ठीक है। आपको ध्यान रखना कितनी होती है, 9 होती है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा आप देखिएगा कि जो रग्बी फुटबॉल है इसमें खिलाड़ियों की संख्या आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं 13 लिखा होता है, कहीं 15 लिखा होता है। तो उसकी छोड़िए, क्रिकेट में कितने होंगे, तो 11 होते हैं, ठीक है। क्रिकेट में 11। जूडो में तो क्या होगा भाई, 2 व्यक्ति होंगे जो लड़ रहे होंगे जूडो में, ठीक है। अगला है कि जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऊर्जा में
ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं है। ऊर्जा में कमी, संभावित ऊर्जा घटती है और गतित ऊर्जा घटती है, संभावित ऊर्जा बढ़ती है। तो इसमें देखो क्या होगा कि जो संभावित ऊर्जा है वो भी घटेगी, ठीक है, और जो गतित ऊर्जा है वो भी घटेगी, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर सी है। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है वह किसी भी सदन से संबंधित नहीं है, ऐसे व्यक्ति को डैश डैश की अधिकतम अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो कितने, तो बताओ, क्या 6 महीने 6 सप्ताह, 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, तो वो हो जाएगा कौन सा, 6 महीना है। यानी कि संसद में कोई भी व्यक्ति अगर उसका सदस्य नहीं है, अगर वो मंत्री बनता है और या प्रधानमंत्री बनता है तो अधिकतम कितने महीनों तक बन सकता है, अधिकतम 6 महीनों तक बन सकता है। लेकिन 6 महीने के बाद में उसे किसी न किसी जगह से उसको संसद के सदस्य की सदस्यता लेनी पड़ेगी, नहीं तो 6 महीने बाद वो स्वतः ही क्या हो जाएगा, उस पद से हट जाएगा, ठीक है। तो अधिकतम कितना होगा, 6 महीना, ठीक है। अगर आप किसी भी सदन के सदस्य नहीं है फिर भी आप मंत्री या प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन अनिवार्य है कि 6 महीने के अंदर आपको सदस्यता प्राप्त करनी है, ठीक है, सदस्यता प्राप्त करनी है। अगला क्वेश्चन है कि जिम्नास्टिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। वह आपके पीटर विटमार, कोही उचिमुरा, मैक्स फिटलॉक, फेडरिक लुडविग जॉन, ठीक है। जिसमें आपका जो सही आंसर क्या होगा आपका, वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब जो जिम्नास्टिक होता है ना, जिम्नास्ट, ये 3 प्रकार का होता है, ठीक है। जिम्नास्टिक जो है ये 3 प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से किया जाएगा, तो 3 प्रकार से किया जाएगा। इसमें कौन कौन से नाम आएंगे, तो इसमें देखो नाम आ जाएगा कलात्मक, लयबद्ध, एक होगा टेम्पोरली, ठीक है ना। कौन सा होगा, टेम्पोरली, ठीक है। एक होगा आपका लयबद्ध, और तीसरा होगा कलात्मक। तीसरा क्या होगा, कलात्मक होगा, ठीक है। अब देखो हमारे भारत में एक जिम्नास्ट हैं जो सवाल आपसे पूछा जा सकता है, उनका नाम क्या है, दीपा कर्माकर, ठीक है। तो भारतीय जिम्नास्ट कौन है, भारतीय जिम्नास्टिक कौन है, तो उनका नाम मिलेगा आपको दीपा कर्माकर। क्या है, दीपा कर्माकर, ठीक है। कौन है, दीपा कर्माकर। तो आपने देखा था पेरिस ओलंपिक में ये 4थे रैंक पे आई थी, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 50 नंबर का, जो आपका क्या होगा, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। लिखा हुआ है कि सभी प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चुना या प्रशासित और निर्देशित किया जाता है। तो क्या लिखा, सभी प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चुना, प्रशासित और निर्देशित किया जाता है। भाई किसके द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या फिर संसद के द्वारा, ठीक है, या फिर संसद के द्वारा। तो लिखा ना सभी प्रतिनिधियों को, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, संसद होगा। क्या होगा, संसद। और संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, वो है 79 यानी कि 79 में, ठीक है, 79 में। भारत के मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख देखेंगे तो ये किस में है, आर्टिकल 124 है। और भाग कौन सा है, तो भाग तो 5 हो जाएगा ना। भाग किस भाग में है, तो भाग आपका हो जाएगा 5, ठीक है। किस भाग में हो जाएगा, 5 भाग में हो जाएगा, ठीक है। अब मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री किस भाग में है ये, तो भाग हो जाएगा इसका कौन सा, 6। न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका का उल्लेख अगर देखेंगे तो ये भाग 6 में भी है, भाग 5 में भी है। तो भाग 5 में क्या है, संघ की न्यायपालिका अगर बात करते हैं, जैसे कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय की बात की रखा है, ठीक है ना। यहाँ देखेंगे तो अगर 124 की बात करेंगे तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात किया है। अगर 214 की बात करेंगे तो इसमें हाई कोर्ट की बात कर रखी है। किसने, हाई कोर्ट की बात की है, ठीक है ना। हाई कोर्ट की क्या है, बात की है। अब यहाँ देखो भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं, तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें तो ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो 33 प्लस क्या है, 1 है। 33 प्लस 1 है, यानी कि टोटल
34 है। तो एक कौन है, एक है CGI। कौन है? CGI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। जैसे इस समय है ना DY चंद्रचूड़, ठीक है ना, ये मुख्य न्यायाधीश हैं। बाकी 33 क्या आपके अन्य न्यायाधीश हो जाएंगे। 33 क्या हो जाएगा आपके अन्य न्यायाधीश हो जाएंगे, ठीक है। तो इन सब को बारे में आपको क्या क्या रखना है, अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। तो ये हमारे आज के क्या थे, टोटल 50 क्वेश्चन थे। इसके जो हमने चीज़ों को थोड़ा जो एक्सप्लेन किया है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, उसको अच्छे से पढ़िए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले PDF में अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ में।